हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 2 संघवाद के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला निम्न में से किस न्यायालय से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में निम्न में से किस सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार प्राप्त हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, पोखरण जहां भारत अपना परमाणु परीक्षण करता है वह निम्न में से किस राज्य में पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। पोखरण जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन संघवाद के संदर्भ में सत्य है? पहला है, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। दूसरा है, इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन भाषाई राज्य के संदर्भ में असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत नहीं हुआ। ये कथन असत्य है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। ये सही है। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। ये कथन भी सही है। और कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता की भिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया है। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। भाषाई राज्य भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम एक राज्य में आ गए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयता की भिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार। गठबंधन सरकार एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा माना गया पर हिंदी सिर्फ कितने फीसदी भारतीयों की मातृभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 40%। हिंदी को राजभाषा माना गया पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण में अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग निम्न में से किस वर्ष से बंद हो जाना चाहिए था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1965 से। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। अगला प्रश्न है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची में शामिल रखा गया है और इसी कारण से इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गईं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ कितनी फीसदी लोगों की ही मातृभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44%।
कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को निम्नलिखित में से कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाए और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। अगला प्रश्न है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच निम्नलिखित में से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की भी आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन विकेंद्रीकरण के संदर्भ में सत्य है? पहला है, भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। दूसरा है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कूट सही है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार से नीचा हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय सरकारों। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है, सभी राज्यों में गांव के स्तर पर नगरपालिकाओं और शहरों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। दूसरा है, इन्हें केंद्र सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन दोनों ही असत्य है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1992 में।
प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम उठाए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अगला प्रश्न है, हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए निम्न में से किस स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य चुनाव आयोग। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में निम्न में से किस जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, डैश मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांवों के स्तर पर। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधान या सरपंच को निम्न में से किनके द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता द्वारा। सदस्य वार्डों से चुना जाता है। उन्हें अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है, प्रधान का चुनाव निम्न में से किनके मतदान द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी वयस्क लोग। प्रधान का चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों का काम डैश की देख रेख में चलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम सभा के। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख रेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 1 बार बैठक करनी होती है। दूसरा है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन स्थानीय शासन के संदर्भ में असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान नहीं होता है। ये कथन असत्य है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। ये सही है।
पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। ये कथन भी सही है। और जिला परिषद में उन जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। ये कथन भी सत्य है। पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है, शहरों में नगरपालिका होती है। दूसरा है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। तीसरा है, नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान नहीं होते हैं। चौथा है, नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन असत्य है। शहरों में नगरपालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगरपालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब कितने लाख लोगों का चुनाव होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 36 लाख। ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन से यह स्पष्ट होता है कि हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पंचायतों के चुनाव का नियमित रूप से नहीं होना, ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होना, राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिया जाना। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।